Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the advantages and limitations of debentures. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवेंचर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ये फोर्थ सोर्स था। इससे पहले हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग को डिस्कस किया था और इसके बाद हमने फोर्थ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी कि डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको डिवेंचर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और उसके डिफरेंट टाइप्स को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिवेंचर्स को इश्यू करने के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, क्योंकि डिवेंचर्स अगर मैं किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिवेंचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनकी एक ग्रेट सिग्निफिकेंस रहती है और इसी वजह से ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सेवरल एडवांटेजेस को ऑफर करते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस को मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क। जब कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स को सर्च करती है जिनकी प्रेफरेंस होती है कि वो फिक्स्ड इनकम को जनरेट करना चाहते हैं और वो भी मिनिमम रिस्क के साथ में। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के थ्रू कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करके फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है जो फिक्स्ड इनकम को अर्न करना चाहते हैं, वो भी कम से कम रिस्क के साथ में। ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, क्योंकि जो डिवेंचर्स हैं उन पर एक फिक्स्ड चार्ज रहता है, एक इंटरेस्ट पे करते हो और वो फिक्स्ड रेट से वो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है। इसी वजह से जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट कंपनी रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रख लेती है। कुल मिला के जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के प्रॉफिट में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड एडवांटेज इज द कंपनी इज एबल टू सिक्योर कैपिटल विदाउट गिविंग एनी कंट्रोल टू द डिवेंचर होल्डर्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं देती है, क्योंकि जो कैपिटल है वो कंपनी के पास सिक्योर रहती है और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट उनको पे करती रहती है कंपनी, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो कंपनी का कंट्रोल है वो डिवेंचर होल्डर्स के हाथों में नहीं जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर दैट कैपिटल इज अवेलेबल फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड एंड द कंपनी मे बी इन अ पोजीशन टू एडजस्ट इट्स फाइनेंशियल प्लान अकॉर्डिंगली। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो कैपिटल है जिसको आप डिवेंचर्स के बेसिस पर रेज करते हो वो पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए आपके पास अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज डिवेंचर्स को इश्यू किया और 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको उसका पेमेंट करना है। नो, डिवेंचर्स लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए इश्यू किए जाते हैं। इसी वजह से जो कैपिटल है वो कंपनी के पास लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल होती है और इस टाइम पीरियड में कंपनी अपने फाइनेंशियल प्लान को प्रॉपरली एडजस्ट करने की पोजीशन में आ जाती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट वन इज the issue of debentures provides an opportunity to trade on equity and for that reason the returns to the equity holders are increased। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि आपने डिवेंचर्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल किया है तो इसका मतलब जो आपके पास इक्विटी शेयर्स अवेलेबल हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल रहती है क्योंकि आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है डिवेंचर्स का, तो आप रिस्क लेने की पोजीशन में होते हो। और जब आप ट्रेडिंग को फॉलो करते हो तो कंडीशंस कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि आपके रिटर्न्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं और इससे आपकी जो कैपिटल है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द गुडविल of the company and the situation prevailing in the capital market may be such as may make it necessary for the company to raise finance through the issue of debentures. It may be forced to raise funds through mortgaging its assets. कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की गुडविल इतनी स्ट्रांग होती है और कैपिटल मार्केट में इस तरह की सिचुएशंस प्रिवेल कर रही होती हैं जिसकी बेसिस पर कंपनी के लिए ये जरूरी हो जाता है
कि वो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बेसिस पर फाइनेंस को रेज करे, और जब वो ऐसा करती है तो उसके पास कैपिटल और ज़्यादा अरेंज होती चली जाती है। लेकिन इसके लिए कंपनी की गुडविल बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना चाहेंगे जहां से उन्हें फिक्स्ड रेट से इनकम को जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो अगर कंपनी बेटर गुडविल में है और कैपिटल मार्केट में ऐसी सिचुएशंस प्रिवेल कर रही हैं जिसके बेसिस पर अगर कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो डिवेंचर होल्डर्स यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं वो इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इस तरह के फंड को रेज करके कंपनी अपनी असेट्स को मॉर्गेज कर सकती है और डिवेंचर को इश्यू करके कैपिटल फाइनेंस कर सकती है। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट द सेवेंथ फीचर इज the company is required to pay interest at a fixed rate, and it is usually found that the rate of interest payable on it is much lower than the rate of dividend payable on shares. कंपनी क्या करती है, एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर होल्डर्स को, और जिस रेट से इनको इंटरेस्ट पे किया जाता है वो रेट ऑफ डिविडेंड से काफ़ी कम होता है जो कि शेयर्स पर पे किया जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, कंपनी अपने इनकम टैक्स को भी सेव करती है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ये डिवेंचर होल्डर्स को पे करती है उतने इंटरेस्ट को ये प्रॉफिट में से जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसमें से वो माइनस कर देती है, और तब उस रिमेनिंग इनकम पर वो टैक्स को पे करती है। तो इस तरीके से इस पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसके ऊपर पड़ने वाले इनकम टैक्स को भी कंपनी सेव कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है डिवेंचर्स का, इसके एडवांटेजेस क्या है। In case the company has already incurred a number of small debts of short duration, सपोज करिए कि कंपनी ने शॉर्ट ड्यूरेशन के स्मॉल डेट्स को फॉलो कर रखा है और इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसने स्मॉल डेट्स ले रखे हैं, तो ये क्या होगा, ये बहुत कॉस्टली होगा कंपनी के लिए उन्हें मेंटेन करना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, जो कंपनी है वो इन पर्टिकुलर स्मॉल डेट्स को सिंगल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बेसिस पर डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनकी कॉस्ट होगी वो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा वो पहले के कंपेरिजन में कम पे करना होगा, क्योंकि डेट पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अब जब उसको डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया गया तो डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो उसके मुकाबले काफ़ी कम होगा। ठीक है, next advantage and the last advantage is that the issue of debentures is suitable in the situation when the sales and earnings are relatively stable। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स रिलेटिवली या कंपैरेटिवली स्टेबल पोजीशन में है तब तो सुटेबल है डिवेंचर्स को इश्यू करना, अदरवाइज डिवेंचर्स को इश्यू करना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स। नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द लिमिटेशंस ऑफ डिवेंचर्स। जैसा कि अभी हमने डिवेंचर्स के डिफरेंट एडवांटेजेस को डिस्कस किया, लेकिन इन पर्टिकुलर एडवांटेजेस के बावजूद भी इनकी कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस भी रहती हैं, इनके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या हैं ये लिमिटेशंस? द वेरी फर्स्ट वन इज द एज फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट्स they put a permanent burden on the earnings of a company. There is a great risk when earnings of the company fluctuate. जब कंपनी की अर्निंग्स प्रॉपर वे में होती रहती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि डिवेंचर्स पर हमें डिवेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट से अमाउंट या इंटरेस्ट को पे करना होता है, तो ये एक फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एक तरीके से कंपनी की अर्निंग पर ये एक परमानेंट बर्डन की तरह वर्कआउट करते हैं। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है तो उस केस में डिवेंचर्स के साथ में कंपनी को रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। ये इसकी पहली लिमिटेशन है। सेकेंड वन इज द दे डू नॉट सूट सच कंपनीज हुज प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स टू टोटल असेट्स इज लो। इन कंपनीज के लिए ये बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं जिनका फिक्स्ड असेट्स और टोटल असेट्स का प्रोपोर्शन लो होता है, जिनके पास फिक्स्ड असेट्स की अवेलेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना होता है। तो उस केस में ऐसी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से
डिवेंचर्स को इश्यू करना प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, नाइदर इट्स अर्निंग वुड बी स्टेबल, ना तो इसकी अर्निंग्स स्टेबल होंगी और ना ही ये एनफ सिक्योरिटी को ऑफर कर पाएगी, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स इसके पास बहुत कम है और फिक्स्ड असेट्स कम होने की वजह से जो इसकी अर्निंग्स है वो तो कम रहेंगी और उसके साथ साथ ये अपने डिवेंचर होल्डर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी भी ऑफर नहीं कर पाएगी। ठीक, थर्ड वन इज, अगर कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो उस केस में क्या करना होता है, कंपनी को एक स्पेसिफाइड डेट पर रीपेमेंट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है और ये तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी का पीरियड होता है, यानी कि जब कंपनी लॉस कंडीशन में होती है या उसको एनफ प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, उस केस में रिडीमेबल डिवेंचर्स को ये एक स्पेसिफाइड डेट पर रीपे नहीं कर पाती है। ये दिक्कत रहती है ऐसी कंपनी के साथ में। ठीक है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स को इश्यू करना एडवांटेजियस नहीं रहता है, प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिवेंचर्स इज they may not suit a company whose products may not have potential vast market or their demands may be fluctuating। ये उन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए भी सुटेबल नहीं है जिनके प्रोडक्ट्स के पास पोटेंशियल वास्ट मार्केट नहीं है, एक बिग मार्केट नहीं है और उसके साथ साथ उनकी डिमांड में भी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, कभी तो डिमांड ज़्यादा है और कभी डिमांड बहुत कम है। अगर ऐसे फ्लक्चुएशंस हैं उनकी डिमांड में तो ऐसी कंपनी को भी डिवेंचर्स को इश्यू नहीं करना चाहिए। ओके, The last limitation is debentures cannot be issued when the company has reached a point when it cannot gainfully employ further capital। यानी कि कंपनी ने डिवेंचर्स को इश्यू करा लेकिन अगर वो फर्दर इश्यू करना चाहती है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर सर्टेन कैपेसिटी होती है और जब वो उस पर्टिकुलर सर्टेन कैपेसिटी तक पहुंच जाती है उसके बाद वो डिवेंचर्स को इश्यू नहीं कर पाती। क्यों होता है? और अगर वो ऐसा कर देती है तो क्या होगा? इट मे नॉट अर्न एनफ टू पे इंटरेस्ट रेगुलरली टू द डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, उसने डिवेंचर्स को इश्यू करा तो जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पर वो उसका इंटरेस्ट पे कर पा रही है। लेकिन अगर वो ज़्यादा डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उतनी अर्निंग उसकी है नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी? तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी ना होने की वजह से वो क्या कर सकती है, वो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक ही डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है, उससे ज़्यादा डिवेंचर्स को वो इश्यू नहीं कर सकती। और अगर वो ऐसा कर लेती है तो ये कंपनी के लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट कर देगा, कंपनी की अर्निंग को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, क्योंकि जितनी भी अर्निंग होगी सबकी सब क्या होगी, सब डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को पे करने में चली जाएगी। इसके साथ साथ जितना फंड बोरो किया जाएगा उतना ही इंटरेस्ट रेट हायर होगा जो कि कंपनी को पे करना पड़ेगा जब वो सक्सेसिव इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को मार्केट में फॉलो करेगी उस केस में। और कंपनी की अर्निंग इतनी है नहीं तो क्या होगा, इससे कंपनी पर बर्डन लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो डिवेंचर्स को केवल और केवल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में इश्यू करके कैपिटल को रेज किया जा सकता है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी से आप डिवेंचर्स को इश्यू नहीं कर सकते। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ डिवेंचर्स। थैंक यू।